हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों का आईटी ऑफिसर, बैंक आईटी ऑफिसर का इंटरव्यू है और मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस डेप्थ में तैयारी करनी है। तो फटाफट आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि डीबीएमएस से रिलेटेड हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी जो प्रेपरेशन है उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा आपको उपयोगी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें मैंने सबसे पहले तो आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन रखा है जो कि डीबीएमएस नहीं, ओवरऑल आईटी से रिलेटेड है। उसके बाद, और वो बहुत पूछा भी जाता है आईटी ऑफिसर इंटरव्यू में। उसके बाद हमने आगे डिस्कस किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस डीबीएमएस स्पेसिफिक, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किन एरियाज़ पे फोकस कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने उन सभी के आंसर्स भी शेयर किए हैं। तो आप बिल्कुल ये पूरा वीडियो देखें और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसमें हम जो ये पीडीएफ है ये शेयर करेंगे, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर जैसा कि अभी बैंक ऑफ इंडिया आईटी ऑफिसर के इंटरव्यूज़ कल से ही स्टार्ट हैं, तो आप किस डेप्थ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, वो मैं जैसे जैसे आते जाएंगे क्वेश्चंस आपको बताते चलूँगी। और साथ ही साथ अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है आपका, जॉब प्रोफाइल आईटी ऑफिसर्स की किस तरह की होती है, या इस तरह के कोई भी डाउट्स हैं, या फिर इंटरव्यू रिलेटेड या कुछ भी हैं, तो आप यहाँ जो स्कैनर है उसे स्कैन करके मेरा जो इंस्टाग्राम पे भी एक ब्रॉडकास्ट चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जनरल आईटी क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर इंटरव्यू इन द ईयर 2019, दिस क्वेश्चन वाज देयर। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। What is your understanding of latest trends and technologies in the banking industry and how do you see them impacting the role of an IT officer? तो होता क्या है कि आपका, जब आप बैंक में एज आई टी ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर पीओ की तरह हम ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हमें सब पता होता है कि हमें ब्रांच में क्या काम करने हैं। लेकिन मोस्टली आईटी ऑफिसर के रोल में जो भी लोग इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि किस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी जॉब में। तो लोग नहीं बता पाते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये बैंकिंग जॉब जो होती है जनरल, उससे सिमिलर रहेगा, तो बहुत डिफरेंट है। उसको आप आंसर करने के लिए अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है कि बैंक का आईटी डिपार्टमेंट करता क्या है। तो अलग से आपको वो भी मैं बताऊंगी। बैंक में अगर मैं एक शॉर्ट समरी दूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोल क्या होता है आईटी ऑफिसर्स का, तो आप उसको समझा सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आईटी सिक्योरिटी होता है, हमारे पास नेटवर्किंग डिपार्टमेंट होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटा सेंटर होता है, मोबाइल बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है। इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और हेल्प डेस्क होता है हमारे पास, स्क्रिप्टिंग होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको ओवर योर करियर यू विल गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ बैंक। you will get to experience working in really interesting fields। तो कुछ सालों के बाद रोटेशन होता है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, तो फिर वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल रहती है। ठीक है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि आईटी सिक्योरिटी सेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है। उसमें ये होता है कि जो बैंक, जैसे कि हम जानते हैं, इतने क्रूशल रिसोर्सेज होल्ड कर रहा है कस्टमर के, इतना इम्पॉर्टेंट डेटा है, फिनेंशियल डेटा है, तो उसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो किस तरह से बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर रखना है, बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिक्योर होना ज़रूरी है। क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत वल्नरेबल है जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसका काम है वो जो वल्नरेबिलिटी है बैंक की, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उससे डील करना। तो फायरवॉल मैनेजमेंट होता है, रूल्स होते हैं, उसमें नए नए रूल्स ऐड किए जाते हैं फायरवॉल में, जिससे हम किस ट्रैफिक को अलाउ करेंगे, किसको नहीं करेंगे इस नेटवर्क के अंदर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड हाउ डू यू सी देम इम्पैक्टिंग द रोल ऑफ एन आईटी ऑफिसर। तो इसका एक मैंने मॉडल आंसर तैयार किया है।
जो मैंने पर्सनली अगर मैं बोल रही होती इंटरव्यू में तो मैं क्या बोलती वो मैंने प्रिपेयर किया है। आपको अपने आंसर्स ओरिजिनल रखने हैं, कहीं से कुछ हमें रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, लेकिन आपको एक ओवरऑल व्यू मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो देखिए मेरा आंसर इस पे क्या होता मैंने वो बताया। So, my understanding of the latest trends and technologies in banking industry is based on my continuous monitoring of industry development and my experience in the field. Here are some of the key trends and technologies along with their potential impacts on the role of an IT officer. सबसे पहले मैं बात करती वहाँ पर digital transformation की. So banks are increasingly investing in digital transformation initiatives to enhance the customer experience, streamline operations, and stay competitive. This trend necessitates robust IT infrastructure to support digital channels such as mobile banking applications and online services. As an IT officer, I see the need to adapt and optimize the IT system for this transformation while ensuring security and reliability. Then comes cybersecurity. With the rise in cyber threats that are there, और इसके साथ में आपके दिमाग में cyber threats होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से cyber threats हैं। आपको कोई रिसेंट ऐसा अटैक पता है जो हुआ हो किसी बैंकिंग सिस्टम में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट अफेयर्स रिलेटेड टू IT इन बैंक, ठीक है। सो with the rise in cyber threats, including data breaches and ransomware attacks, cybersecurity has become paramount. IT officers play a crucial role in safeguarding the bank's data and customer information. Staying updated with the latest security technology and implementing proactive security measures will be essential for us. Then comes the artificial intelligence topic, which is a hot topic at present, right? And machine learning. So AI and machine learning are being used for fraud detection, credit scoring, chatbots, customer insights, and these technologies can enhance the operational efficiency and provide personalized services. IT officers should explore opportunities to integrate AI and machine learning into the banking operations. Blockchain and cryptocurrencies. So blockchain technology has the potential to revolutionize the payment processing, cross-border transaction, and the record keeping in banking. While the cryptocurrencies remain a topic of debate, understanding blockchain's potential and its regulatory implication is crucial for IT officers. बहुत सारे जो बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक कमेटी बनाई थी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ दिस। देखिए कोई भी चीज़ पूरी तरह नेगेटिव नहीं होती है, हम मानते हैं कि पूरी तरह उस चीज़ को एक्सेप्ट करना हमारे लिए अभी फीजिबल नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे पावरफुल यूजेस हैं जो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस को भी एनहांस कर सकता है, तो उस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। देन तो इसलिए किसी भी चीज़ में आप अपना एक्सट्रीम व्यू मत रखिए। एक्सट्रीम व्यू कि नहीं ये गलत है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड यूज़, नहीं, उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं वो भी तो आप अपना सकते हैं ना, तो उनसे सीख कर और कोई नए डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को क्लियरली डिनाई करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, ठीक है। देन cloud computing. So cloud solutions offer scalability, flexibility, and cost efficiency. Banks are increasingly adopting cloud services for data storage, analytics, and application development. IT officers should assess the benefit and risk of cloud adoption and formulate strategies for secure cloud usage. Then there is regulatory compliance. So regulatory requirement continues to evolve, especially in the areas like data protection. You can give the example of this GDPR and financial reporting like Basel III norms that are there. IT officers need to stay abreast of this changing regulation and ensure that IT systems are compliant. Customer analytics. So data analytics and big data tools enable banks to gain insights into the customer behavior, preferences, and market trends. IT officers can contribute by
facilitating the data driven decision making and ensuring data privacy and security. Mobile payments and wallets. So adoption of mobile payments solution and digital wallets it is growing rapidly. IT officers should support the integration of these technologies while ensuring a seamless and secure user experience. अब आप लोगों को ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना लंबा आंसर पूरा नहीं देने वाला है। ये मैंने एक फॉर्डर पॉइंट की तरह तैयार किया कि आपको एक पर्सपेक्टिव आए कि किन नज़रियों से आप सोच सकते हैं। अगर आपसे बात की जाए लेटेस्ट ट्रेंड्स की, हमारे दिमाग में क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स इट। लेकिन इतने सारे जो पॉइंट्स हैं, आपको इनमें से जो भी चीज़ लगती है सही, उस चीज़ को आप अच्छा आंसर उससे फॉर्म कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो इसको मैं पूरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं 15 क्वेश्चंस जिनकी हमने बात की थी शुरू में। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन अगर मैं डीबीएमएस से बात करूं तो सबसे पहले व्हाट इज़ डीबीएमएस, आपको पता होना चाहिए डीबीएमएस है क्या, एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। डीबीएमएस डेटाबेस क्या होता है पता है। डीबीएमएस कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ये क्वेश्चन आता है कि डीबीएमएस क्या है तो हम डेटाबेस की डेफिनेशन दे देते हैं, हमें वो नहीं करना है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह हमें डेटा रिट्रीवल के लिए ज़रूरत होती है, किस तरह हमें मॉडिफिकेशंस के लिए ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। डीएमएल डीडीएल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो एसक्यूएल के बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में क्या ज़रूरत है इसकी, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन and if you require the model answer for these questions as well, please write down in the comment section and I'll provide you in the comment section itself, or I'll create a new video for that. Now explain the differences between a relational database and a non-relational database. Very important question. There's no denying that this question can be asked to 60% of the aspirants. बहुत ही कॉमन है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर्ड होता है, नॉन रिलेशनल में ऐसा नहीं होता है। तो एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। तो नॉन रिलेशनल का एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, जिसके लिए आप मोंगोडीबी का एग्जांपल दे सकते हैं। रिलेशनल का तो हम सभी को पता है। तो ये हो गई बात यहाँ तक की। अब आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, what are the asset properties in DBMS and why are they important for banking applications? अब asset properties होती क्या है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इट इज़ एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये चीज़ें हैं जो हम ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि मैं आपको एटॉमिसिटी की बात करूँ तो कोई भी ट्रांजैक्शन है या तो वो पूरा होगा या पूरा नहीं होगा, या कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। देयर इज़ नो इंटरमीडिएट स्टेट हियर। तो एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर आप एटीएम में गए हैं विड्रॉल करने, आपने अगर विड्रॉ किया, आपने अमाउंट डाला 10,000 रुपये। अब या तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा और आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, या तो वो ट्रांजैक्शन फेल होगा। अगर आपके अकाउंट में 9,999 रुपये भी हैं तो भी वो ट्रांजैक्शन फेल होगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एटीएम ने आपको 5,000 रुपये निकाल के दे दिए जब आपने 10 मांगे थे। मतलब ये एकदम आप लिटरल सेंस में ना लें इस एग्जाम्पल को। बस मेरा बताने का मतलब ये है, याद रखने के लिए आसान होता है ऐसे, कि या तो ट्रांजैक्शन पूरा सक्सेसफुल होता है या पूरा फेल होता है। कोई ऐसा इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होता है कि आधा हो गया और आधा नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं, एसेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उन सबको विद एग्जांपल समझा सकते हैं। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की क्या होता है, कंडीशंस क्या है, यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। फिर कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की का यूज़ क्या होता है, सब कुछ
बहुत सिंपल है। आप एक बार पढ़ने बैठेंगे, कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च करें इस पर, आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा ये। या अगर आप इसे पढ़ भी लेंगे ना, जनरली आप गूगल पे सर्च करके भी अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ने में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमें नहीं आता है तो वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देगा। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज डेटाबेस परफॉर्मेंस इन हाई ट्रांजेक्शन इन्वायरमेंट लाइक अ बैंक। अब यहाँ पे आपको पूरा अपना जितना नॉलेज है, DBMS में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, एनोमलीज़ के बारे में बात करके, एसिड प्रॉपर्टीज़ पे बात करके, हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करके इस चीज़ को समझाना है। इसका आंसर मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड आई रियली वांट टू सी आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं। तो किस तरह से आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं डेटाबेस का, तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखें। What is normalization and why is it important in designing a database? Normalization हम जितना भी एनोमलीज़ को हटाने के लिए करते हैं, साथ ही साथ हम रिडंडेंसी को हटाने के लिए करते हैं, डेटा रिडंडेंसी को। और उसके जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, BCNF है ना। इस तरह से जो भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं आपको पता होने चाहिए। उनकी कंडीशन याद करने में हमें कितनी मेहनत लगेगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या चाहिए होती है कंडीशन, बहुत सिंपल है। सेकंड के लिए फर्स्ट में होना चाहिए एंड देयर इज़ वन मोर कंडीशन। थर्ड के लिए सेकंड में होना चाहिए प्लस वन मोर कंडीशन। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग एंड इट्स रोल इन डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देन देयर इज 8th क्वेश्चन, what are stored procedures and triggers and how they are used in a DBMS। अब इसको मैं कहूँगी कि 15 में से सबसे लेस इम्पॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है, लेकिन तो चाहें तो कर सकते हैं कवर, चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। हाउ डू यू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी इन बैंकिंग डेटाबेस। तो देखो, ऐसा मत सोचो कि आप बैंक में काम नहीं कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से हमको, हमारा जो नॉलेज है, हमने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, हमने जो अभी तक सीखा है एग्ज़ाम के लिए, उसके थ्रू रिलेट करना है बस कि यार मैंने ये पढ़ा था डेटाबेस के लिए, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए मैंने ये पढ़ा था, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ सकता है। नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ। इधर पे ये नहीं है कि आपने कभी, आपके सिलेबस में नहीं था कि बैंकिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। ये वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो हमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ऐसे होता है तो बैंक में इसका किस तरह से यूज़ है, या बैंक में क्या चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं जो एक्चुअली एप्लीकेशन उनका जो है वो बैंकिंग में है, वो हमें सोचना पड़ता है। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, एकदम रैंडमली आंसर नहीं करना है, सोचो थोड़ा। और आपको बिल्कुल, अगर उसके आसपास का भी आंसर हो जाता है ना, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि आप इतनी प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ NoSQL डेटाबेस इन बैंकिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, NoSQL, देखो हम ना NoSQL नॉन रिलेशनल की अगर हम जैसे बात करें, तो जब हम कस्टमर फीडबैक जैसी चीज़ें हैं उनको हम स्टोर करने के लिए रखते हैं। अब इस पे अगर डिटेल आपको चाहिए तो मैं, ये वीडियो लंबा ना हो ये चाह रही हूँ, तो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इन सारे चीज़ों के आंसर चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए, तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर सारे कुछ आंसर्स भी दे दूँगी। व्हाट इज़ डेटा वेयर हाउसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे भी पूछा गया है। एंड हाउ डज़ इट बेनिफिट बैंक्स डेटा मैनेजमेंट नीड्स। अब बैंक को छोड़ो, अभी पहले डेटा वेयरहाउस को ही अगर आप समझा दो अच्छे से, उसके बाद आपके खुद दिमाग में आ जाएगा कि अरे यार ये काम तो बैंक में भी आना है। तो वो हो गया, डेटा माइनिंग हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप इनको मिस ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन यू रिकवर डेटा इन केस ऑफ डेटाबेस फेलियर और करप्शन। रिकवरी मैकेनिज़म्स क्या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है भाई? बैकअप से शुरू करोगे आप कि अगर प्रॉपर, या फिर जैसे मैं एग्जांपल दूं, बैंक्स में जो एक डेटा सेंटर है वहाँ पे तो डेटा, अपार्ट फ्रॉम ब्रांचेस देयर इज़ डेटा सेंटर, डेटा सेंटर में भी सारे पूरा डेटा स्टोर रहता है, प्लस देयर इज़ अ DR साइट एज वेल। तो ये जो डिज़ास्टर रिकवरी साइट है उसको इस तरह से रखा जाता है कि अगर मैंने, मान लीजिए कि मुंबई में डेटा सेंटर है,
तो डीआर साइड एकदम ऑपोजिट सी कोई जगह होगा जहाँ पे वेदर कंडीशंस, जो नेचुरल कैलामिटीज़ के चांसेस हैं वो एकदम ऑपोजिट रहें, जिसमें अगर मुंबई में फ्लड के चांसेस हैं तो वो ऐसी जगह रहे जहाँ पे एकदम जोग्राफिकली बहुत डिफरेंट रीजन रहे, जिसमें ये रिस्क ना रहे कि यहाँ पे भी दिक्कत आई और वहाँ पे भी आई, यहाँ पे आई तो हमारे पास वी हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। ठीक है, तो उस तरह से और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा रेप्लिकेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूटेड बैंकिंग इन्वायरमेंट। ये वही मैंने जो अभी बात की आपसे कि डेटा रेप्लिकेशन जो हम बैकअप्स रखते हैं उससे रिलेटेड है। What are the different types of SQL joins and when would you use each one? बहुत सिंपल सा आंसर है, ये तो बुकिश सा आंसर ही है इसका। Describe the role of SQL injection attacks and how to prevent them in banking application. SQL injection एक बहुत ही important अटैक होता है। तो SQL कोड जो आपका लिखा हुआ है उसके अंदर एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है। देखो, SQL कोड के थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हो। अब किसी को भी मेरे डेटाबेस में एक्सेस चाहिए अगर, तो उसको मेरा कोड मैनिपुलेट करना है, जिसमें जब वो कोड रन हो और मुझे एक्सेस मिल जाए। अब डेटाबेस किस तरह से होता होगा, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब हम क्वेरी लिखते हैं एसक्यूएल क्वेरी, जब हम पूरा वो सारा हमारा कोड लिखा होगा एसक्यूएल का, उसमें हमें एक कंडीशन होगी कि लॉगिन कब अलाउ करना है, कब इस डेटाबेस में लॉगिन अलाउ होगा। तो वो जो कंडीशन है अगर मैं उसको ही चेंज कर दूँ, तो अगर पासवर्ड था admin@3456 और मैं आकर उसका पासवर्ड जो कंडीशन है कि इफ़ द पासवर्ड इज़ ट्रू, तो उसकी जगह मैं कोई ऐसी कंडीशन लगा दूँ जहाँ लेट्स से 2 = 2, तो वो तो हमेशा ही सही होगा, तो फिर वो सारे यूज़र्स को ही एक्सेस दे देगा, है ना। तो इस तरह की कोई चीज़ या फिर कोई मैलिशियस कोड इंजेक्ट करना जिससे डेटा लॉस भी हो सके, एक्सेस अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सके, तो इस तरह की चीज़ जो होती है वो होती है एसक्यूएल इंजेक्शन में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, आप एक बार इस पर ज़रूर देखें, पढ़ें इसको। ठीक है, ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस। अब मैं कुछ इंटरसेक्शन भी मिलेगा आपको, हम 5 और क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनके आंसर्स भी हैं इधर। तो व्हाट इज़ DBMS एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, ये क्वेश्चन वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसका आंसर अभी हमारे पास है पीछे। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द बैंक्स टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज देयर डेटा एफिशिएंटली. It is vital in banking because it ensures data security, integrity, and quick access. In banking, accurate customer information, transaction record, and compliance data are critical, and a DBMS plays a central role in maintaining and safeguarding this information, making it a fundamental tool for daily operations and regulatory compliance. ये बहुत छोटा सा आंसर है और बहुत आप होलसम समझ सकते हैं इसको, क्योंकि सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं मैंने इसमें। तो पीपीटी आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन अ रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था क्वेश्चन, तो इसका हमारा आंसर यहाँ पे है। रिलेशनल डेटाबेस यूजेस टेबल्स टू स्टोर data with predefined schemes and enforces relationship between the tables. जैसे हम फॉरेन की का यूज़ करके इस टेबल को इस टेबल से लिंक करते हैं और जो करते हैं ना वो चीज़। नॉन रिलेशनल डेटाबेस ऑन द अदर हैंड स्टोर्स डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर्स और ग्राफ्स एंड डू नॉट रिक्वायर फिक्स्ड schemas. So banking systems typically use relational database for structured financial data and non-relational database for unstructured data like customer feedback. ठीक है, ये हो गया सेकेंड। देन दिस थर्ड क्वेश्चन, एसेट प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी पूछा था आपसे, एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एप्लीकेशंस। तो इसका हमारा जो आंसर है, एसेट एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आइसोलेशन की जगह इंटेग्रिटी बोल देते हैं, तो वो नहीं है, ठीक है। सो दीज प्रॉपर्टीज इंश्योर्स दैट द ट्रांजेक्शन in a DBMS are reliable and maintain data integrity, crucial for banking applications where data accuracy is paramount.
एटॉमिसिटी गारंटीज दैट ट्रांजेक्शन आर ऑल और नथिंग, जैसा मैंने बताया या पूरा होगा या नहीं होगा. कंसिस्टेंसी इंश्योर्स दैट डेटाबेस रिमेन्स इन अ वैलिड स्टेट. आइसोलेशन प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन कंकरेंट ट्रांजेक्शंस, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हो रहे होंगे उसी मोमेंट पे, बट हर ट्रांजेक्शन ऐसे होगा, ऐसे एग्जीक्यूट होगा जैसे वो अकेला ही है, वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो जो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली हो पाते हैं. ठीक है. एंड ड्यूरेबिलिटी गारंटीज दैट डेटा परसिस्टेंस इवन आफ्टर सिस्टम फेलियर, दैट मीन्स चेंजेस आर परमानेंट. एक बार कोई चेंज हो गया वो परमानेंट रहेगा. ठीक है, बहुत सफिशिएंट है इस चीज़ के लिए. चलिए, तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस, जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन. तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड इट इन्फोर्सेस डेटा इंटेग्रिटी एंड इंश्योर्स दैट ईच रिकॉर्ड इज यूनिक. A foreign key establishes a relationship between two tables by referencing the primary key of another table. So in banking, this is used to link customer data to transaction record, for instance. ठीक है, बैंकिंग का भी एग्जाम्पल दे दिया कि जो हम कस्टमर डेटा को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के साथ लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ. ठीक है. अब है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस. तो इसका जो आंसर है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को in a database to reduce the data redundancy and improve data integrity. So it's crucial in banking to prevent the anomalies in financial data and ensure consistency. Anomalies होती हैं बहुत सारी, insertion anomaly, deletion anomaly, जो भी होती हैं वो सारी आप एक बार देख सकते हैं. तो इन डेप्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा. ठीक है, तो ये थे हमारे जो क्वेश्चंस हैं. जस्ट अ मोमेंट. ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस. अब आगे आपको क्या करना है, तो आगे आपको ये करना है कि सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आईटी सिक्योरिटी के, जैसे हमारे पास साइबर अटैक्स के एग्जांपल, क्या होता है हर साइबर अटैक में, वायरसेस क्या होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. अगर एक वायरस एक सिस्टम में आ गया तो वो पूरे नेटवर्क को इन्फेक्ट कर सकता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. उसी तरह अगर हम बात करें जो हमारे और सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत अच्छे से कर लेनी है. आपको जो हमारा OSI लेयर मॉडल होता है उसकी जो 7 लेयर्स हैं, तो किस लेयर में, जैसे कि UDP है, TCP है, अब ये किस लेयर में है, किस लेयर में काम कर रहे हैं, तो उसकी बात हो गई. बहुत सारे हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं OSI लेयर्स मॉडल से रिलेटेड, वो भी आप देख लेंगे. तो ये सभी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे. बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको गाइड कर पाऊँ, तो अगर टाइम अलाउ करता है मुझे तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उनके वीडियोस भी पोस्ट करूँ. जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं कोड स्कैन करके. And I'll try to keep you all updated with whatever information I have regarding the recent attacks, cybersecurity attacks and recent developments in the banking sector. तो उम्मीद है कि आपको ये यूज़फुल लगा होगा. जो भी लोग पहली बार इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, घबराएं ना. हाँ, कुछ की पॉइंटर्स हैं जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी सबके साथ. एक गलती हम करते हैं, जब हम टेल मी अबाउट योर सेल्फ अगर वो पूछते हैं हमसे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो हम उनको क्या बताने लगते हैं, हम उनको अपनी फैमिली डिटेल्स, हमारे मम्मी का नाम ये है, हमारे पापा का नाम ये है, हमारे भाई का नाम ये है, हमारी बहन का नाम ये है. ये गलती मत करें. आपसे जब पूछा जा रहा है आपके बारे में ब्रीफली, वो एक अपॉर्चुनिटी है टू शो योर इंटरेस्ट, योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द फील्ड. आपका कुछ होगा एक ड्राइविंग फोर्स जो आपको इस क्षेत्र में लेके आया है. आपने अगर कभी कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे IT रिलेटेड, उनको भी आप मेंशन कर सकते हो. नहीं किए हैं तो अगर आपने कभी कोई चीज़ पढ़ी होगी, कोई भी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है इसके लिए, या जो आपके स्किल्स यहाँ काम आ सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा. एक लिमिट तक कि हाँ हम बता सकते हैं अपने बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके किसी काम ना आए
वो देने से अच्छा है कि आप अपने बारे में अपने स्किल सेट डिस्कस कर सकते हैं। आपने कोई सर्टिफिकेशन किया तो उसके बारे में बता सकते हैं। आपने जो भी इस क्षेत्र में पढ़ा हो, जो भी आपका नॉलेज हो, उसको शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। Thank you so much for watching this video. Please do subscribe to this channel and leave your comments here, and I'll make a video. I'll try to make a video on IT security questions as well very soon. Thank you so much. Wish you all the very best. Thank you.